अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कशन करेंगे एवोल्यूशन, जो चैप्टर हम शुरू कर चुके थे उसी पे फर्दर डिस्कशन करेंगे। और उससे पहले हम ज़रा एक दफ़ा ओवरव्यू ले लेते हैं कि हम अभी तक एवोल्यूशन के जो हमने 2 लेक्चर्स हो चुके हैं उसमें हमारी क्या डिस्कशन हुई है। तो आज एवोल्यूशन चैप्टर का तीसरा लेक्चर है। तो एवोल्यूशन से सबसे पहले जब हमने डिस्कशन पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि एवोल्यूशन होती क्या है, एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट क्या है, एवोल्यूशन लफ्ज़ कहाँ से निकला है, क्यों ज़रूरत हुई एवोल्यूशन की, ये थॉट हमें, ये ख्याल कैसे आया कि हम इवॉल्व हुए हैं किसी चीज़ से। 2 हमने अलग थ्योरीज़ पढ़ी, एवोल्यूशनिस्ट और क्रिएशनिस्ट का हमने पढ़ा। और फिर हमने ये देखा कि एक थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन थी, एक थ्योरी ऑफ डिवाइन क्रिएशन थी, और एक जो है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन थी कि हम किस तरह से, जो लिमार्क की थ्योरी थी, नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी थी, डार्विन की थ्योरी थी। अब हम ज़रा उसको एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं। एवोल्यूशन का मतलब क्या था? टू इवॉल्व। इसको मैंने कहा कि उर्दू में क्या कहते हैं, इर्तिका, तरक्की करना। और इर्तिका यानी कि एक प्रोग्रेस करना, एक छोटे लेवल से एक स्मॉलर लेवल से एक हायर लेवल तक जाना, आहिस्ता आहिस्ता असेंड करना, सिंपलर फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ट्रांसफ़र होना, और एक स्टेप बाय स्टेप जो है ऊपर की तरफ, चढ़ाई की तरफ एक सफ़र। और किसका सफ़र? क्योंकि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो बायो मीन्स लाइफ, लाइफ से रिलेटेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स का सफ़र। अच्छा, अब उसके बाद हमने थोड़ी सी डिस्कशन की थी उसकी नेक्स्ट लेक्चर में हमने कि प्रोकैरियोट्स क्या हैं, प्रोकैरियोट्स कैसे बने, मतलब दुनिया पे ज़िंदगी का आगाज़ कैसे हुआ, फिर प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स कैसे बने, यूकैरियोट्स क्या थे और क्या ऐसे प्रोसेसेस हुए, क्या थ्योरीज थी। तो उसमें हमने सबसे पहली एक पढ़ी थी, एक हमने पढ़ी मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपोथेसिस, और एक थी एंडोसिम्बाइंट थ्योरी। एंडोसिम्बाइंट थ्योरी पे हमने डिटेल डिस्कशन की। ये सारी चीज़ों से आखिर में हमें, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि पहले क्या थे, प्रोबायंट्स। आज हम उसको थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे उसके ऊपर, क्योंकि कल के लेक्चर में थोड़ा सा ये बात स्किप हो गई थी। फिर उनसे बने प्रोकैरियोट्स, फिर प्रोकैरियोट्स जब फर्दर जो है वो उनकी बढ़ोतरी हुई, फर्दर उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ आई, तो वो यूकैरियोट्स में कन्वर्ट हो गए। तो यहाँ हम ये देखेंगे आज कि बायोन्ट्स कैसे बने, कि प्रोकैरियोट्स भी पहले वाली शक्ल कैसे बनी थी। क्योंकि मैंने कल आपको एक हाइपोथेसिस, एक थ्योरी बताई थी जिसे कहते हैं हाइड्रोथर्मल वेंट हाइपोथेसिस। तो आज मैं उसकी थोड़ी सी डिस्कशन भी करूँगी। उसके बाद हमें एक जो साइंटिस्ट है, हमने उसका नाम डिस्कस किया था, लेमार्क। तो लेमार्क की जो थ्योरी है और लेमार्क क्या कहता था, लेमार्किज्म, उसकी डिस्कशन करेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह डार्विन जो था, डार्विनिज्म यानी उसकी थ्योरी जो थी वो डिस्कस करेंगे, और फिर फर्दर एस्पेक्ट्स उसके देखेंगे। 5 लेक्चर्स में इंशाल्लाह ये चैप्टर सम अप हो जाएगा। अच्छा, अब मैं आपको पहले हम ज़रा एक चीज़ ये देख लेते हैं कि जब हमने ये पढ़ रहे थे पिछले लेक्चर में कि प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट्स में कन्वर्जन हो रही थी ज़िंदगी की, तो आखिर जब ज़िंदगी बनी नहीं थी, यानी प्रोबायंट से भी पहले वाली स्टेज थी, जब सिर्फ अर्थ बनी थी और अर्थ पे कोई ज़िंदगी के नामो निशान नहीं थे, तो आखिर ऐसे क्या सोर्सेस थे, क्या चीज़ें थी जो चाहिए थी ज़िंदगी के लिए, यानी क्या हो, ऐसा क्या हो, एक्स वेरिएबल, ऐसा क्या क्या क्या, क्वेश्चन मार्क्स, क्या चाहिए कि प्रोबायंट्स बने। तो वो वाली क्या फीचर्स थी, क्या चीज़ें थी, पहले मैं उस पर थोड़ी सी डिस्कशन करती हूँ। 4 रिक्वायरमेंट्स थी हमारी। 4 रिक्वायरमेंट्स किसकी? फॉर लाइफ। क्या थी? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब मैं इनको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। फिर एनर्जी ज़्यादा थी, आपको इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए थी। केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स, टाइम। अब क्या रिक्वायरमेंट्स थी कि ये चीज़ें हों तो ज़िंदगी के आसार शुरू हों, ज़िंदगी शुरू हो। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, क्या ये था, क्या ये नहीं था, क्या ये जब आया तब एवोल्यूशन स्टार्ट हुई, तब, बल्कि एवोल्यूशन से रादर आई वुड से कि तब ज़िंदगी स्टार्ट हुई। तो अब हम ये देखेंगे इसके अंदर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि एनएरोबिक कंडीशंस, ऑक्सीजन जब ना हो, वो ये टाइम हमें क्यों चाहिए था, ये ऐसी इन्वायरमेंट, ऐसा एटमॉस्फेयर, इस तरह की कंडीशंस हमें क्यों चाहिए थी? क्योंकि ऑक्सीजन जो है, फ्री ऑक्सीजन, आपको पता है फ्री ऑक्सीजन किस कदर रिएक्टिव होता है, इसीलिए हमेशा ऑक्सीजन
ऑक्सीजन गैस यानी O2 की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। तो जब आपने देखा कि ऑक्सीजन नहीं था, हमने जब कल की डिस्कशन की प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स बन रहे थे, हमने देखा कि ऑक्सीजन नहीं था। वो तो जब बाद में फोटोसिंथेसिस होना शुरू हुआ, जब ऑर्गेनिजम्स ये वाले बन गए थे, तो ऑक्सीजन जो है वो अर्थ पे ज़्यादा हो गया और अर्थ का इन्वायरमेंट ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट हो गया। लेकिन मैंने आपको बताया था कि उससे पहले जो इन्वायरमेंट था वो क्या था, रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट। तो अर्थ का इन्वायरमेंट क्या था, रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट, यानी कि ऑक्सीजन नहीं था। जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो वो जगह हम रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को कैसे पढ़ते हैं। रिडक्शन की अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं या डिस्कशन करें तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिडक्शन होती है, ठीक है। लॉस ऑफ प्रोटॉन्स रिडक्शन हो सकती है, ठीक है। गेन ऑफ हाइड्रोजन, तो जितनी भी चीज़ें जो पॉजिटिव, हाइड्रोजन मतलब इलेक्ट्रॉन ही होता है उसके अंदर, ठीक। तो जितनी भी चीज़ें जो आपकी बॉडी को नेगेटिविटी, जो आपकी इन्वायरमेंट को या किसी चीज़ को नेगेटिविटी की तरफ जाएंगी, वो रिड्यूसिंग होती हैं। और मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की एडिशन हो रही होती है। अब अगर मैं इसी को उल्टा कर लूँ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो क्या है, ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ हाइड्रोजन आयंस, ऑक्सीडेशन। गेन ऑफ प्रोटॉन्स, ये भी सिर्फ प्रोटॉन्स विद पॉजिटिव चार्ज, बल्कि प्रोटॉन्स वाला एक अलग डिस्कशन होती है, उसको आप छोड़ ही दें। बस सिंपल सी बात देखिए, इलेक्ट्रॉन गेन किया रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन लूज किया ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन गेन किया रिडक्शन, हाइड्रोजन लूज किया ऑक्सीडेशन। अच्छा जी, अब क्या है कि अर्थ का इन्वायरमेंट एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की वजह से क्या हो गया, एनारोबिक था। तो एनारोबिक कंडीशंस थी। क्यों हमें चाहिए थी एनारोबिक कंडीशंस, हमें पता है, वही डिस्कशन कर ली कि O की फॉर्म में सादी ऑक्सीजन हाईली रिएक्टिव होती है। जब इतनी रिएक्टिव होती है तो हर चीज़ के साथ वो रिएक्ट करती है। जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स, जो चीज़ें आपको ज़िंदगी के लिए चाहिए थी, ये उनके साथ रिएक्ट करती, उनको तोड़ती जाती। तो हमें ज़्यादा ऑक्सीजन वाला इन्वायरमेंट नहीं चाहिए था, और हमें मालूम है कि ऐसा ही था कि ऑक्सीजन वाला इन्वायरमेंट नहीं था। तो ये चीज़ सपोर्ट करती है कि लाइफ के लिए एक चीज़ हमारे पास हो गई, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वाला इन्वायरमेंट। एनर्जी बहुत ज़्यादा थी अर्थ पे, इतनी ज़्यादा एनर्जी थी क्योंकि अर्थ, सन की जितनी एनर्जी थी वो डायरेक्ट आती थी। ऑक्सीजन नहीं थी, ओजोन लेयर नहीं बनी हुई थी ज़्यादा। जब ओजोन लेयर नहीं थी तो वो क्या करती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है, उसको फिल्टर करके वापस रिफ्लेक्ट कर देती है। तो फिल्ट्रेशन या प्रोटेक्शन नहीं थी, तो अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से क्या था, एनर्जी ज़्यादा थी। तो खैर एनर्जी वाले इवेंट्स, एनर्जी तो ज़्यादा थी, लेकिन एनर्जी वाले इवेंट्स से क्या होता है कि आपकी ज़िंदगी की तरफ आप एनर्जी इज़ समथिंग दैट यू नीड फॉर लाइफ, ठीक। अब ये बात तो हो गई, एनर्जी ज़्यादा थी। लेकिन फिर हमने देखा कि बाद में जैसे ऑक्सीजन वाला इन्वायरमेंट आ गया था, ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट, इसी तरह बाद में जो है ओजोन की लेयर डेवलप हो गई थी बहुत ज़्यादा, और अल्ट्रावायलेट लाइट की रेडिएशन, जैसे आज का जो दुनिया है, आज का जो अर्थ है, इसमें अल्ट्रावायलेट लाइट्स की रेडिएशन जो है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो हैं वो नहीं आती हैं, वो ओजोन के बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती हैं, कुछ थोड़ी बहुत तो नॉमिनल होती हैं, ठीक। तो एनर्जी ज़्यादा थी तब। ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो हैं, इनकी फिल्ट्रेशन बाद में शुरू हुई जब ज़िंदगी के आसार आ गए। केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स, अब केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स के ऊपर क्या डिस्कशन है कि क्या क्या चीज़ें चाहिए थी हमें ज़िंदगी के लिए, ज़िंदा रहने के लिए। आपको फूड चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो वाटर, इसेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक्स, न्यूट्रिएंट्स, सल्फर, मिनरल्स, ये चीज़ें प्रेजेंट थी। तो ज़िंदगी के लिए जो चीज़ें चाहिए थी उनमें से 3 थी। चौथा टाइम तो हमारे पास था ही था। हमें पता है कि अर्थ 4.6 बिलियन ईयर्स अगो बन गया था, लेकिन पहला जो ज़िंदगी का आसार दुनिया पे आया, मैंने क्या बताया, ये 4.2 बिलियन ईयर्स अगो। फिर जो पहला यूकैरियोट दुनिया पे आया वो 1.2 बिलियन ईयर्स अगो। तो ये आप देखें कितना टाइम ड्यूरेशन, कितना टाइम डिफरेंस है। तो टाइम तो वक्त था हमारे पास, ठीक। तो ये रिक्वायरमेंट्स फॉर लाइफ थी। उसके बाद वेंट हाइपोथेसिस को ज़रा मैं एक दफ़ा थोड़ा सा दोबारा टच करूँगी। वेंट हाइपोथेसिस क्या था, क्यों ज़रूरी था। अब ये चीज़ें हमारे पास आ गई ना, क्योंकि आप लोगों का एक दफ़ा फिर से कॉन्सेप्ट बना दूँ। कल मुझे ऐसे लगा कि उस लेक्चर में कुछ चीज़ें डेफिशिएंट थी, तो प्रोबायंट्स की हद तक जाने के लिए, प्रोबायंट्स लफ्ज़ हमने कल इस्तेमाल नहीं किया, आज मैं आपको समझाऊंगी। तो वेंट हाइपोथेसिस, अब हमें वो चीज़ें मिल गई जो हमें चाहिए थी ज़िंदगी के लिए, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनर्जी, केमिकल बिल्डिंग ब्लॉक्स, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या थी, प्रोबायंट्स कह लें या प्रोटोबायंट्स कह लें, इनकी फॉर्मेशन। अच्छा, हाइड्रोथर्मल वेंट्स, मैंने आपको कल बताया कि हाइड्रो मीन्स वाटर, थर्मल मीन्स हीट, एनर्जी। तो हाइड्रोथर्मल वेंट्स, वेंट कोई प्रेशर का आउटलेट होता है जहाँ से प्रेशर निकल सके। तो
कुछ जगहों पे जहाँ बर्फ़ के बड़े बड़े ग्लेशियर्स थे, उनके बीच में जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़े हैं, इनके बीच में कहीं कोई क्रैक है और उस क्रैक के अंदर से एक स्प्रिंग, एक चश्मा फूट रहा है जो शदीद गर्म पानी का होता है। तो वो जो है वहाँ पे अब क्या चीज़ें हैं, वहाँ पे हाई प्रेशर भी है, वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सल्फ़र, हाइड्रोजन सल्फाइड न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसी जगह पे ज़िंदगी के बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, जहाँ पे प्रेशर है, जहाँ पे थर्मल एनर्जी, जहाँ पे हीट है और जहाँ पे पानी है और प्लस न्यूट्रिएंट्स भी हैं, जो कि जिसे हम कहें फूड जो था बिल्कुल जो इनिशियल ऑर्गेनिजम्स था, तो वहाँ पे चांसेस थे कि ज़िंदगी फ्लरिश कर सके। और क्योंकि ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के प्रीकर्सर्स हैं, तो फिर पहली दफ़ा जो वहाँ पे ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के प्रीकर्सर्स, मतलब प्रीकर्सर कहते हैं किसी चीज़ से पहले आने वाली चीज़, किसी को शुरू करने वाली चीज़। तो वहाँ न्यूट्रिएंट्स तो स्कैटर्ड पड़े थे और ये सारी फेवरेबल चीज़ें भी थी, टेम्परेचर, वाटर, एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स। तो आखिर क्या हुआ, और एनारोबिक इन्वायरमेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, पोलीमराइजेशन हो गई कुछ, जो ये थॉट है हमारी, ये थ्योरी है। पोलीमराइजेशन, पोली मतलब मैनी मैनी पार्ट्स की ज्वाइनिंग हो गई। तो एक मॉलिक्यूल जैसी, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल जैसी पहली चीज़ बन गई। जो चीज़ बन गई उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटोबायंट। ठीक, अब हमें इससे प्रोटोबायंट, इसके देखिए नाम में लफ्ज़ आ रहा है बायो, और बायो का लफ्ज़ हाँ दैट मीन्स लाइफ, जिंदगी, लिविंग ऑर्गेनिज्म, और प्रोटो मीन्स पहले वाला, इनिशियल लाइफ। देखो नाम में इसके आ रहा है कि शुरू की पहली वाली ज़िंदगी के आसार जिस चीज़ में थे। तो अब इसे हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, अगर करें, ए बायोटिकली प्रोड्यूस्ड ऑर्गेनिक पॉलीमर्स। ठीक है, अब इनकी क्या खसूसियात हैं जो इन्हें हम जिन्होंने ये बताया कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्योंकि वहाँ पे और भी तो हाइड्रोजन सल्फाइड भी तो रखा हुआ था, कैल्शियम भी रखा हुआ था, पानी भी था। हमने ये क्यों नहीं कहा कि ये चीज़ें लिविंग ऑर्गेनिजम्स है? हमने प्रोटोबायंट को क्यों कहा कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है? क्योंकि इसके अंदर कुछ फीचर्स थे। क्या फीचर्स थे? कि वो ग्रो कर सकता था। अब ग्रो कैसे कर सकता था वो बताती हूँ। होम्योस्टेसिस कर सकता था, वो बेसिक मेटाबॉलिज्म था उसके अंदर, हल्के फुल्के काम, सिंपल था लेकिन ऑर्गेनाइज्ड था, सिंपल बट ऑर्गेनाइज्ड। ठीक, अच्छा, क्या था उसके अंदर कैटेगरीज, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे उसके अंदर, कि वो ग्रो कर सकता था, मतलब वो डिवाइड कर सकता था, वो मल्टीप्लाई कर सकता था। हमने देखा कि अपने आप को, अपने नंबर को बढ़ा सकता था। आपने 9th-10th में पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में, एक सेक्सुअल डिवीजन होती है, कि ये सेक्सुअल डिवीजन होती है। कुछ ऑर्गेनिज्म, जैसे ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये 2 में डिवाइड होता है और इस 1 से 2 बन जाते हैं सिर्फ इनके टूटने से, तो इसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो वो इस तरह से खुद को, नंबर को मल्टीप्लाई कर सकता था, बढ़ सकता था, अपने आप को डिवाइड करके खुद को 2 हिस्सों में तोड़ के नंबर इंक्रीज कर लिया। फिर वो अपने अंदर, अपने सेलुलर एनवायरनमेंट जिसे हम कह लें, या जो उस बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल ज़्यादा कहना अच्छा रहेगा, क्योंकि सेल तो वो था जिसमें सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं, तो उस बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के अंदर अपना एक एनवायरनमेंट मेंटेन करने की कैपेबिलिटी थी। होम्योस्टेसिस, कि आप एक इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करते हैं। तीसरी चीज़ क्या थी? मेटाबॉलिज्म, कि उसके अंदर कुछ ना कुछ मेटाबॉलिज्म हो रहा था। कोई सिंपल हमारा मेटाबॉलिज्म तो बहुत कॉम्प्लेक्स है ना, कि एनर्जी का ब्रेक डाउन हो रहा है, सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही है, हर स्टेप पे एक एक अलग एंजाइम है, ग्लाइकोलिसिस के अलग एंजाइम्स हैं, कुछ इरिवर्सिबल स्टेप्स हैं, उनके अलग एंजाइम्स हैं, और ये पूरी मशीनरी, ये सब कुछ जिस्म के हर सेल में हो रहा है। और हम कितने सेल से बने हैं, तो ये तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिज्म है। उसका सिंपल मेटाबॉलिज्म था, कुछ हाजमे का यानी डाइजेशन के लिए, कुछ हल्का फुल्का रेस्पिरेशन के लिए। लेकिन ये सब चीज़ें क्या हैं? ये ज़िंदगी को डिपिक्ट करने वाली, ज़िंदगी के आसार दिखाने वाली चीज़ें हैं। फिर उसके बाद सिंपल था मगर ऑर्गेनाइज था उसके अंदर, यानी कि लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर थी, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये होती है। और वो उसके अंदर जो उसकी कॉम्पोजिशन थी वो ऑर्गेनाइज्ड थी, जिस तरह से एक सेल में होती है, जिस तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हम आज पढ़ते हैं कि होती है, वैसी उसमें तब थी। तो ये 4 चीज़ें थी उसके अंदर। अब जो है हमने इसकी बेसिस पे से प्रोटोबायंट को कह दिया कि ये एक पहला बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है अकॉर्डिंग टू द वेंट हाइपोथेसिस, हाइड्रोथर्मल वेंट्स का जो हाइपोथेसिस था। अच्छा, अब इस प्रोटोबायंट के साथ अगर आप वाटर को मिला दें, जब प्रोटोबायंट के साथ वाटर की एडिशन हुई
तो एक सब्सटेंस बना जिसे हमने कहा माइक्रोस्फीयर, जिसका सेल लाइक बिहेवियर था, सेल जैसा बिहेवियर था। अच्छा, अब प्रोटोबायंट जब थोड़ा बाहर निकला, क्योंकि ये कहाँ इसकी प्रोडक्शन हुई थी, स्प्रिंग में, पानी के चश्मे में जो कि फूट रहा था बर्फ़ के ग्लेशियर्स के दरमियान से। तो वहाँ जब वाटर के साथ इसने जब इंटरैक्ट किया या वाटर के मॉलिक्यूल्स को टेक अप किया, तो जो सब्सटेंस बना उसे हम कहते हैं माइक्रोस्फीयर। ठीक है, और माइक्रोस्फीयर जो है इसका बिहेवियर सेल जैसा था, प्रेजेंट डे सेल, आज के दौर का जो सेल है उस जैसा इसका बिहेवियर था। अब आप इसमें एक और चीज़ देखिए कि अब जो है अभी तक सिंपल बिल्कुल प्रोटोबायंट क्या था, एक सिंपल सेल जैसा स्ट्रक्चर था। सेल कहना भी उसको शायद अभी ठीक ना हो, सिंपल बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें ज़िंदगी के आसार थे, वैसा स्ट्रक्चर था। लेकिन इसने क्या बात साबित की कि कुछ ना कुछ ज़िंदगी शुरू होना, ज़िंदगी की दुनिया ज़िंदगी की तरफ बढ़नी शुरू हो गई। लेकिन नेकेड आई से आप देख नहीं सकते, माइक्रोस्कोपिक था, मगर ज़िंदगी के आसार शुरू हो गए। ठीक, अब इस चीज़ को हम किस तरह से वो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमने देखा कि ये जो प्रोटोबायंट्स थे, ये जब सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, जैसे कि ये हमने डिस्कस किए, ये एग्जिबिट कर रहे थे, ये पोर्ट्रे कर रहे थे, इलिस्ट्रेट कर रहे थे, यानी कि दिखा रहे थे। मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ी सी अंग्रेज़ी भी बोलूँ ताकि ऐसा ना हो कि आप लोग बिल्कुल लैग कर जाए, बिल्कुल पीछे रह जाए अंग्रेज़ी में, और क्योंकि वक्त की डिमांड है। और दूसरी मैं ये करती हूँ कि कोशिश मेरी होती है कि लफ्ज़ों का उर्दू तर्जुमा या उसी बात को उर्दू एक्सप्लेनेशन में समझा दूँ, ताकि ऐसा ना हो कि अगर आपको लैंग्वेज बैरियर है, अंग्रेज़ी समझ नहीं आती, तो बात भी समझ ना आए। क्योंकि नॉलेज की, तालीम की कोई हद नहीं होती, कोई इसकी ज़ुबान नहीं होती, साइंस की कोई ज़ुबान नहीं है। अगर आप कॉम्पिटेंट हैं, अगर आप इंटेलिजेंट हैं, तो डज़न्ट मैटर कि आप बिरावी हैं, बलोची हैं, पख्तून हैं, पंजाबी हैं, कुछ भी हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप एक साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट की कोई कास्ट नहीं होती, डॉक्टर की कोई रिलीजन, कोई कास्ट। डॉक्टर जब किसी पेशेंट को देखता है तो वो एक डॉक्टर होता है, उसके लिए कोई मुसलमान, हिंदू, ईसाई, ब्राह्मी, बलोची नहीं होता, होना नहीं चाहिए। कहीं कहीं होता है, लेकिन वो एक उनका अपना बाइस्ड बिहेवियर है। आपको एक रोल मॉडल बनना है, एक ऐसा कैरेक्टर बनना है कि दुनिया आपको देखे कि ये उसी सांचे, दुनिया आपको एडमायर करे। अगर आप स्पेशली अगर आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं, क्योंकि पीपल लुक अप टू यू, लोग आपसे सीखते हैं, आप एक जो है चलता फिरता लोगों के लिए रोल मॉडल होते हैं। तो पढ़ाई के साथ साथ अपने कैरेक्टर पे भी बहुत ध्यान दिया करें, इसकी शदीद ज़रूरत है। एक अच्छा इंसान बनने की ज़रूरत हमें सबसे ज़्यादा है, और शायद किसी और चीज़ की इतनी ज़रूरत नहीं है दुनिया को जितनी अच्छे इंसानों की है, और अच्छे इंसानों की कमी होती जा रही है। तो अपराइट रहें, अपने उसूलों पे कायम रहें, दुनिया चाहे जो भी कर रही है, आप अपने फेथ पे स्टेडफास्ट रहें, साबित कदम रहें। और अगर पर्सन ए गलत कर रहा है तो आप पर्सन ए को देख के अपने मोरल्स को शेक ना करें, अपनी इंटीग्रिटी को ख़राब ना करें, अपने कैरेक्टर में मजबूत रहें। जो आप हैं वो आप हैं, उसको बदलने की कोशिश ना करें। बस अपने आप पे साबित कदम और मजबूत रहें, प्राउड ना हो। प्राउड होना एक अलग बात है, गरूर में कभी ना आए, लेकिन किसी को से अपने आप को कम भी मत समझे। हर इंसान को अल्लाह ताला ने बराबर सलाहियतें दी हैं, सिर्फ उनका इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब जो है इसको क्या सपोर्ट करता है, हम ये बात कर रहे थे कि प्रोटोबायंट या प्रोबायंट्स ने ये बताया कि ज़िंदगी के आसार शुरू हो गए, सेल लाइक इनमें कुछ फीचर्स थे। अब इस हाइड्रोथर्मल वेंट हाइपोथेसिस को, ये तो एक हाइपोथेसिस था, एक सोच है, एक हमारी एक तखय्युल तो नहीं कह सकते, ऑब्जर्वेशंस के ऊपर हमने एक थ्योरी पेश की। तो अब इस पे जो है एक बैक्टीरिया, मैंने कल आपको बताया था, आर्की बैक्टीरिया, एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है जिन्होंने आज भी इतना इवॉल्व नहीं किया, इतना प्रोग्रेस नहीं किया, वो आज भी पुरानी हैयत पे ही हैं। और वो बैक्टीरिया 120 डिग्री सेल्सियस तक को बर्दाश्त कर सकते हैं। तो वो बात ये बताती है कि वेंट हाइपोथेसिस था, हाइड्रोथर्मल वेंट, जहाँ पे इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है, उसको बर्दाश्त करने वाली भी जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो इसका मतलब है कि कुछ तो था ऐसा जो बर्दाश्त जिसके अंदर थी, कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म। तो इसका मतलब है कि कहीं ऐसी ही जगह से ज़िंदगी की शुरुआत हुई। ठीक, तो यहाँ पे वेंट हाइपोथेसिस की डिस्कशन ख़त्म हुई। इसके बाद एक और लफ्ज़ जिसे कहते हैं स्ट्रोमेटोलाइट्स। स्ट्रोमेटोलाइट्स जो है अर्लीस्ट एविडेंस है फॉसिल सेल्स का। रॉक लाइक कॉलम्स होते हैं कंपोज्ड ऑफ मैनी माइन्यूट लेयर्स, छोटी छोटी लेयर्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल से ये बने होते हैं, जिन ज़्यादातर साइनोबैक्टीरिया होते हैं। तो ये लफ्ज़ सिर्फ एक डेफिनेशन इसकी देख लें, या मतलब देख लें कि क्या होता है।
स्ट्रोमैटोलाइट्स। स्ट्रोमैटोलाइट्स क्या है? फॉसिल एविडेंस ऑफ अर्लीस्ट सेल्स जो हमें मिले हैं, फॉसिल एविडेंस ऑफ अर्लीस्ट सेल्स, ठीक है। रॉक लाइक कॉलम्स होते हैं किसी पत्थरों के ऊपर इम्प्रिंट्स, यानी कि निशान उनके जो कहते हैं ना, अपनी परछाई छोड़ जाती है कोई चीज़, तो उनकी परछाइयाँ, उनके इम्प्रिंट्स मिले हैं हमें, उन्हें हम स्ट्रोमैटोलाइट्स कहते हैं। फॉसिल्स क्या हैं आपको आई होप पता होगा कि जो भी रिमेन्स, जितनी भी पुरानी बोन्स मिलती हैं, आर्कियोलॉजिकल डिगिंग्स करके जो चीज़ें मिलती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? फॉसिल्स। और जितने भी पुराने लेफ्ट ओवर चीज़ें हैं, तो उस रिकॉर्ड से, उस एविडेंस से हमें एविडेंस मिला किस चीज़ का? अर्लीस्ट सेल का। तो जो अर्लीस्ट सेल का फॉसिल एविडेंस है उसे हम कहते हैं स्ट्रोमैटोलाइट्स, जो कि ज़्यादातर ऐसे कॉलोनीज़ की स्ट्रक्चर में लंबी लंबी जो है वो होते हैं, और उसके इम्प्रिंट्स मिले हैं हमें। ज़्यादातर क्या कहा जा सकता है कि वो साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एक क्लास ऑफ बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया होता है, मतलब जैसे हमने टेक्सोनोमी पढ़ी है, क्लासिफिकेशन पढ़ी है, किंगडम होता है, फिर फाइलम होता है, इसी तरह बैक्टीरिया भी डिफरेंट ग्रुप्स कहने होते हैं, जिसमें से एक साइनोबैक्टीरिया का होता है। साइनो मीन्स ब्लू, ठीक है, तो ये ब्लूइश कलर इम्पार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको ये बता दिया कि स्ट्रोमैटोलाइट क्या होता है। एक लफ्ज़ था तो मैंने सोचा इसकी डिस्कशन कर लेते हैं। अब जो है हम अपनी मेन बात पे आते हैं, जो कि है लेमार्क की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। लेमार्क ने कौन सी थ्योरी दी थी, वो क्या थी? तो इसको हम ज़रा पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। आई थिंक दोबारा से रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने बताया था कि क्या क्या एवोल्यूशनिस्ट थे, क्रिएशनिस्ट थे, और थ्योरी ऑफ डिवाइन क्रिएशन थी कि किसी डिवाइन एंटिटी, किसी रूहानी ताकत ने क्रिएशन की है, और उसके ऑपोजिट में, उसके अगेंस्ट एवोल्यूशनिस्ट थे। तो खैर यहाँ पे हम अपनी लेमार्किज्म की डिस्कशन करते हैं। लेमार्क की जो थ्योरी थी या लेमार्क के जो काम थे, उसकी स्टडी को हम कहेंगे लेमार्किज्म, या इसका एक और नाम है, वो जब मुझे आपको एक्सप्लेन करूँगी तो आपको खुद पता चल जाएगा, ठीक। इसको हम थोड़ा इन हेडिंग्स के अंडर डिस्कस करेंगे। हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव और उसका इंट्रोडक्शन में उसका प्लस बैकग्राउंड खैर हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव में भी आ जाता है। यहाँ पे थोड़ी सी हम लेमार्क की डिस्कशन करेंगे। फिर व्हाट डिड ही डू, इस टॉपिक के अंदर थोड़ी डिस्कशन करेंगे। उसके आर्ग्यूमेंट्स क्या थे, और उनको आर्ग्यूमेंट्स को सपोर्ट करने वाली सपोर्टिंग एग्जाम्पल्स या फिर एविडेंस कह लें। तो लेमार्किज्म जो था, लेमार्क जो था, ये मैंने इसलिए एक पैटर्न, एक लेआउट दिया क्योंकि मैं खुद बलूचिस्तान बोर्ड की टॉपर रह चुकी हूँ, और जब मैं पेपर अटेम्प्ट करती थी तो आपका पेपर अटेम्प्ट करने का पैटर्न बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप किस तरह से खूबसूरत राइटिंग कर रहे हैं, अपनी बात को वाज़ेह तौर पे लिख रहे हैं, क्योंकि एक एग्जामिनर के पास जब 100 पेपर्स आ रहे होते हैं तो वो इतना डीपली चेक नहीं करता। तो आपने अपनी हर बात को अगर खोल के लिखा हो, एक बच्चे ने वही बात जो है वो यूं 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 गुंज 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 लिखी हुई है, तो क्या एग्जामिनर को समझ आएगा? एक बच्चे ने लिखा है ए ये है, बी ये है, ये हेडिंग है, और फिर ये यूं है, डेफिनेशन अलग लिखी है, एक्सप्लेनेशन अलग लिखी है, तो उसका पेपर एग्जामिनर को देखते ही अलग लगेगा, और यकीनन उस बच्चे को मार्क्स भी ज़्यादा मिलेंगे। वैसे तो मार्क्स के दौर में इतना पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन मार्क्स आपके लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, किस जगह पे जाके एंट्री टेस्ट के लेवल पे मार्क्स बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। इसलिए जो है मेरा पर्सनल बिलीफ तो ये है कि 100% एंट्री टेस्ट होना चाहिए, कि बच्चे को पता चले कि उसने कितना पढ़ा है, बजाय इसके कि उसने FSC या मैट्रिक में किस तरह से पेपर्स दिए हैं, हम सबको पता है। खैर, तो एंट्री टेस्ट की पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको अच्छा पढ़ना चाहिए, और अपनी नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा पढ़ना चाहिए। तो इस तरह से खैर आप इसको लेआउट्स दें, डेफिनेशंस दें, खुद जो है टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके साथ स्टिकी नोट्स लगाएं, सफ़े पेस्ट करें कि इस टॉपिक में हमने ये बात पढ़ी, तो उसको जब आप पॉइंट्स में लिखेंगे तो अगली दफ़ा दोबारा जब उसको रिवाइज़ करेंगे तो दोबारा उसको पढ़ना भी आसान होगा। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव में क्या है भाई, कि इसका फुल नेम था जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क, जीन बैप्टिस्ट लेमार्क, और इसका काम क्या था, करता क्या था, नाम क्या था, जीन बैप्टिस्ट लेमार्क। ये एक साइंटिस्ट हैं बाहर के, तो इनके नाम भी अलग अलग होते हैं।
अच्छा, अब ये क्या करता था, ये एक इनवर्टिब्रेट जोलॉजिस्ट था। इनवर्टिब्रेट हमें पता है जिनका वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता, इनवर्टिब्रेट जोलॉजिस्ट था। जोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो कि एनिमल्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। एट नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम इन पेरिस। पेरिस कहाँ का? फ्रांस का कैपिटल है, वहाँ पे ये नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में एक जोलॉजिस्ट था। अच्छा, अब इसकी किताब एक आई, ये बात है जो मैं आपको बता रही हूँ, ये बातें आप इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड की हेडिंग में लिख सकते हैं। फिर इसकी एक किताब थी जिसे कहते हैं, जिसका नाम था फिलॉसफी ज़ोलॉजिक। कोई और ज़ुबान है, आई थिंक फ्रेंच ही होगी, तो इसीलिए थोड़ा सा लफ्ज़ लिखने का तरीका अलग है। इसका मतलब क्या है? फिलॉसफी ऑफ ज़ोलॉजी। फिर इसने एक मैकेनिज़्म प्रेजेंट किया था जिसे कहते हैं हाउ स्पेसिफिक एडेप्टेशन इवॉल्व्स। हाउ स्पेसिफिक एडेप्टेशन इवॉल्व्स। अच्छा, अब इसकी किताब पे हमने बता दिया कि फिलॉसफी ज़ोलॉजी किसने एक किताब प्रेजेंट की थी। व्हाट डिड ही डू? अब आप व्हाट डिड ही डू तो नहीं ऑब्वियसली पेपर में ये हेडिंग देंगे, आप कंट्रीब्यूशंस या उसका सिग्निफिकेंट बैकग्राउंड में ये चीज़ भी लिख सकते हैं, तो या इंट्रोडक्शन में ये लिख सकते हैं कि उसने क्या किया। उसका वर्क था कि उसने एक हाउ स्पेसिफिक एडेप्टेशन इवॉल्व्स, यानी कि स्पेसिफिक मतलब खास, एडेप्टेशन मतलब अडेप्ट करना, किसी चीज़ पे किसी जगह पे रहने के लिए अपने आप को बेहतर तैयार करना, किस तरह से इसकी इवॉल्व मतलब इर्तिका, तरक्की, प्रोग्रेस होता है। तो किस तरह से ये प्रोग्रेस होता है, इसने इसको अपनी इस बात को पहले कहा, एक स्टेटमेंट दिया और फिर उस स्टेटमेंट को उस पर आर्ग्यूमेंटेशन करके उसकी कुछ एग्जांपल्स थी। आर्ग्यूमेंट उसका ये था कि किसी ख़ास स्पेसिफिक मखसूस चीज़ का अगर ऑर्गन का यूज़ ज़्यादा हो तो जो है वो ज़्यादा बेहतर डेवलप हो जाती है अगर यूज़ ज़्यादा हो, और अगर ना हो, कम हो किसी चीज़ का यूज़, तो वो डिसइंटीग्रेट होके टूट जाती है, ख़त्म हो जाती है या डिसअपीयर हो जाती है ओवर दी जनरेशंस, ठीक है। अब ये इसका पॉइंट ऑफ व्यू था। फिर इसने इसकी एग्जांपल्स क्या दी, इसकी 3-4 कुछ मशहूर एग्जांपल्स हैं, जिराफ, स्नेक्स और रनिंग बर्ड्स। इसने कहा कि जिस तरह से जिराफ्स थे, उनको जो है खाना ऊंचे दरख्तों से लेने की ज़्यादा ज़रूरत थी, पत्ते खाते थे वो, और दरख्त हमें पता है कि ऊंचे होते, पत्ते तो ऊपर होते लगे। तो अब क्या करते थे जिराफ्स ने, जब अपनी गर्दन को यूं कर करके उन्होंने खाना शुरू किया तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी गर्दन लंबी होना शुरू हो गई। पहली नस्ल में लंबी, फिर उसकी दूसरी नस्ल में और लंबी, तीसरी नस्ल में और लंबी। तो ये इसकी डिस्कशन थी। फिर उसने ये कहा कि मतलब गर्दन का यूज़ ज़्यादा था तो इसलिए गर्दन लंबी होना शुरू हो गई, यूज़ ज़्यादा था तो वो ज़्यादा जो चीज़ उसको अडेप्ट कराने में, रहने में, किसी जगह पे मौजूदगी में उसकी जो मदद दे रही थी वो चीज़ ज़्यादा हो गई। फिर इस तरह से स्नेक की एग्जाम्पल है कि स्नेक जो है उसके एक ज़माने में शायद लिम्स थे, लिम्स मतलब हाथ और पाँव थे, लेकिन आज उसके हाथ और पाँव नहीं है, वो बिल्कुल लिम्बलेस है। क्या है? लिम्बलेस, लिम्ब नहीं है, लेस होना किसी चीज़ का नहीं होना, जैसे हम कहते हैं हार्मलेस, यानी कि जिससे बिल्कुल भी खतरा ना हो, हार्म ना हो, ठीक। तो स्नेक्स की बात उसने की। फिर उसने बात की कि क्योंकि स्नेक अपनी टांगें यूज़ नहीं करते थे तो वो लिम्स उसके ख़त्म ही हो गए। फिर उसके बाद उसने बात की जैसे रनिंग बर्ड्स हैं, जो रनिंग बर्ड्स होते हैं, ऑस्ट्रिच, कीवी वगैरह जो हैं, ये भागते हैं, इनके पर होते हैं मगर ये परों का इस्तेमाल नहीं करते, तो इसलिए इनके पर रिड्यूस हो जाते हैं एक आम परिंदे की निस्बत। तो ये इसके कुछ आर्ग्यूमेंट्स थे। अब हम फर्दर इसकी डिस्कशन को आगे लेके जाते हैं कि फिर इसकी एक्सप्लेनेशन, ये इसने आर्ग्यूमेंट्स दिए, उसको सपोर्ट करने की एक्सप्लेनेशंस क्या दी। फिर इसकी एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए, अब हम उसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं और ये देखते हैं कि इसको आखिर कहा क्या जाता था। तो ये सारा लेमार्किज्म जो हम पढ़ रहे हैं, जीन बैप्टिस्ट लेमार्क, जो कि एक ज़ूलॉजिस्ट था पेरिस में, वहाँ के नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम ने उसने ये प्रेजेंट किया। तो अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन डिस्कस करते हैं। तो अब अपने आइडिया को सपोर्ट करने के लिए, जो कि उसने कहा था कि स्पेशल अडेप्टेशन का जो आइडिया है, इसको सपोर्ट करने के लिए उसने क्या प्रेजेंट किया, इसने क्या आइडिया प्रेजेंट किया कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, व्हाट इज़ इट, इस पे हम डिस्कशन करते हैं। अब क्या है कि अपनी इस बात को प्रूफ करने के लिए कि एडेप्टेशन, स्पेसिफिक एडेप्टेशन एवोल्यूशन में होती रही है, प्रोग्रेशन जब हो रही थी, इर्तिका जब हो रहा था, तो ख़ास मखसूस
एडेप्टेबिलिटी। देखिए जब आपको लफ्ज़ मुश्किल लगे तो पढ़ते हुए एक दफ़ा ज़रूर डिक्शनरी का इस्तेमाल किया करें, और मुश्किल लफ्ज़ों के जब मीनिंग्स लिखेंगे तो आपकी आधी मुश्किल आसान हो जाएगी। क्योंकि अक्सर बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने मैट्रिक उर्दू मीडियम से किया है और अब वो इंग्लिश मीडियम में आ जाएंगे, तो उनके लिए बातें समझने में ज़रा मुश्किल होगी। अच्छा, तो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसके नाम से इनहेरिट का मतलब है किसी चीज़ को जीन जेनेटिकली रिसीव करना, या फिर विरसे में, या फिर जिसे कहते हैं ना हम अपने खून में वो बात आना। हालांकि वो खून नहीं होता, वो आपकी जीन्स, आपका डीएनए होता है। तो जेनेटिकली एक्वायर करना। अब ये कुछ दो कंट्राडिक्टिंग बातें हैं कि जो बात जेनेटिकली आती है उसे आप एक्वायर नहीं, एक्वायर का मतलब है कि किसी चीज़ को फ़ौरन से अडॉप्ट कर लेना। कि ये मेरे सामने अगर लड़की बैठी है, ये इस तरह से बात करती है, मैं 6-8 दिन इसके साथ रहूँगी तो थोड़ा थोड़ा मेरा बात करने का तरीका भी उसके जैसे हो जाएगा। जैसे अगर आप कुछ अर्सा पठान के किसी पश्तून के साथ रहें तो आप पश्तून लहजे में बात करना शुरू कर देते हैं, या अगर आप कराची चले जाएँ तो आप कराची वालों की तरह उर्दू बोलना शुरू कर देते हैं। तो वो आप एक्वायर कर लेते हैं, वो चीज़ अडॉप्ट कर लेते हैं, वो आपकी जीन्स में नहीं है कि आप उस तरह से बात करें। तो ये इसे कहते हैं एक्वायर करना। अब ये कहते हैं कि ये जो चीज़ें एक्वायर की जाती हैं ना, आप अडॉप्ट करते हैं, इनकी भी इनहेरिटेंस होती है, यानी ये भी आप जेनेटिकली लेते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स, कोई भी खूबी, कोई भी एट्रीब्यूट, कोई भी काम, तो ये इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे इसने इसको एक्सप्लेन किया। अब उसने अपनी ये बात किस तरह से एक्सप्लेन की, कहते हैं कि इन्वायरमेंट जो है, जो हमारा माहौल है, फ़िज़ा है, ये हमारे आसपास की जो सराउंडिंग्स हैं, ये बदलती रहती हैं। जब ये बदलती रहती हैं तो वहाँ पर रहने के लिए ज़रूरियात भी बदलती रहती हैं, नीड्स भी बदलती रहती हैं। जैसे एक वक्त था पुराने ज़माने में, हमारे जब माँ बाप थे तो, या उनके भी माँ बाप पर दादा दादा हमारे थे, वो और तरह से रहते थे, हालांकि जगहें यही थी, लेकिन तब इन्वायरमेंट डिफरेंट था। अब बदल गया है, एडवांसमेंट हो गई है, टेक्नोलॉजी आ गई है, तो अब इन्वायरमेंट बदल गया है। लेकिन इसीलिए हमें अब नई तरह से अडेप्ट करने के लिए नई चीज़ों की ज़रूरत है। तो वो कहता है कि ये चीज़ जो हम अडेप्ट कर रहे हैं, यानी कि जो हम रहने का तरीका अपना, अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स, अपने ढंग रंग चेंज कर लेते हैं, ये हमें जीन्स में मिला है। अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे इस पर कि क्या साइंस इस पर क्या कहती है, कि क्या ये चीज़ें जेनेटिकली आ सकती हैं या नहीं। तो इसका आइडिया ये था। फिर इसने अपनी वही एग्जांपल्स दी 3 जो मैंने आपसे डिस्कस की हैं। पहली कौन सी थी कि स्नेक्स के लिम्स नहीं होते, मगर एक टाइम पे उसके लिम्स थे, मगर जब उसको लिम्स की, हाथों टांगों की ज़रूरत नहीं रही तो वो ख़त्म हो गए। तो एक ये एग्जांपल में क्या है, एक ऑर्गन जो बिल्कुल डिसअपीयर हो गया, ख़त्म हो गया। फिर एक इसकी एग्जांपल दूसरी हम क्या देते हैं कि जो रनिंग बर्ड्स थे, ऑस्ट्रिच वगैरह, इनकी विंग्स बिल्कुल श्रिंक हो गए साइज़ में, वो वैसे नहीं रहे, मगर बाकी बर्ड्स में उनमें पावर नहीं रही। बाकी बर्ड्स में लेकिन पावर है जो उड़ते हैं, क्योंकि वो इस्तेमाल करते हैं। तो यूज़ डिसयूज़ वाली बात हो गई। फिर एक बात इसने और की, पहली इसने डिस्कशन जब स्नेक्स पे कर ली, फिर एक बात इसने बर्ड्स की कर ली, और तीसरी बात ये कहते हैं कि जिराफ्स वाली, वही तीनों उसने जो एग्जांपल्स हैं कि जिराफ्स ने अपनी नेक ज़्यादा यूज़ करनी शुरू की तो ज़्यादा यूज़ होगी, बर्ड्स ने अपने विंग्स, जो रनिंग बर्ड्स थे, उन्होंने कम इस्तेमाल किए तो वो कम यूटिलाइजेशन हुई, उनकी पावर चली गई, और स्नेक ने अपने लिम्स यूज़ ही नहीं किए तो वो ख़त्म हो गए। तो उसने ये एग्जाम्पल दी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए, कि मेरे मतलब अगर एक स्नेक के जो दादा ने, एक स्नेक का जो दादा था, वो अपनी टांगें इस्तेमाल नहीं करता था, उसे रेंग के कहीं सुराखों में घुसने के लिए टांगें नहीं चाहिए थी, तो उसने टांगों का इस्तेमाल छोड़ा। तो उसके जो बच्चे थे उनकी टांगें शायद कम होती गई, कमज़ोर टांगें होंगी, और उसके जो बच्चे थे उनकी तो टांगें सिरे से थी ही नहीं, तो उन्हें ये ज़रूरत नहीं थी, तो दादा को भी ज़रूरत नहीं थी। तो ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें उनमें ख़त्म होती गई, क्योंकि टांगों का ना होना उसके लिए ज़्यादा अच्छा है। जिराफ के लिए, ज़राफ़े के लिए लंबी गर्दन का होना ज़्यादा अच्छा है, और इसके लिए टांगों का ना होना ज़्यादा अच्छा है। तो जो चीज़ उसे ज़्यादा अडेप्टेबिलिटी, ज़्यादा बेहतर रहने की सिचुएशन देती है, वो उसमें प्रोजेनी में आती है। किस तरह से इनहेरिट होती है, यानी कि जीन्स के थ्रू आती है। प्रोजेनी क्या होता है, औलाद, ऑफस्प्रिंग, यानी कि एक इंसान की जो अगली नस्ल होती है उसे प्रोजेनी कहते हैं। ठीक, तो इसने तो अपनी ये एक्सप्लेनेशन भी दे दी, एग्जांपल्स भी दे दी, और अपनी थ्योरी भी बता दी। तो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स की जो थ्योरी है वो किसकी है, लेमार्किज्म की बात हो तो हम इसकी बात कर रहे होते हैं। अच्छा, अब क्या ये साइंटिफिकली और एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू, क्या ये सस्टेन्ड है, क्या एक्सपेरिमेंट्स इस बात को मानते हैं, क्या मॉलिक्यूलर इनहेरिटेंस इस बारे में क्या कहती है। ठीक,
अब जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, साइंस इस चीज़ को नहीं मानती, क्योंकि साइंस कहती है कि ये फिनोटिपिकल कैरेक्टर्स हैं। फिनोटाइप मतलब फिजिकल, जो दिख रहे होते हैं, और दूसरा इसका क्या होता है, जेनेटिक, क्योंकि केमिकली होते हैं और आपकी बॉडी उनसे बनी होती है, जो इनहेरिट होते हैं। जो चीज़ इनहेरिट होती है वो जीन्स होती हैं। जेनेटिकली जो चीज़ें प्रेजेंट हैं सिर्फ वो फीचर्स इनहेरिट होंगे जो कि आपके जीन्स में, आपके डीएनए में है। वो चीज़ें इनहेरिट नहीं हो सकती जो आपने अडॉप्ट की हो सकता है कि मैंने ये अडॉप्ट किया हो कि मैं कुछ भी अडॉप्ट किया कर लिया, जैसे कि मैं अंग्रेज़ी ज़ुबान बोलूँगी, लेकिन मैं ये अंग्रेज़ी बोलना मैंने सीखा है, मैंने अडॉप्ट किया है, ये मेरी जीन्स में नहीं है। अब ये नहीं होगा कि जो मेरी अगली नस्ल होगी वो भी अंग्रेज़ी, वो पैदा होते ही अंग्रेज़ी बोलना शुरू कर देगी। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। लेकिन हाँ, मेरी आँखें नीली हैं या मेरे बाल ब्राउन हैं, तो हो सकता है, फिर ये हम इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में हमने वो अलग क्रॉसेस, किस डोमिनेंट जीन्स और अलील्स पढ़े हैं, वो अलग प्रोसीजर है। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि प्रोजेनी जो मेरी हो उसकी नीली आंखें हो या ब्लैक बाल हो, या जो भी मतलब मेरी जीन्स के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है, या जैसे मेरा ओ ब्लड ग्रुप है, ओ नेगेटिव है, तो उनका हो सकता है ओ डिपेंड्स ऑन द अदर पार्टनर की उसका क्या है, और फिर क्या क्रॉसिंग्स बनती हैं, जो चार्ट्स होते हैं सारे। खैर, इस तरह के फीचर्स जो जीन्स इनकोड कर रही हो, जिसकी इंफॉर्मेशन जीन्स में हो, वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं। लेकिन जो चीज़ अडॉप्ट की हो, जो चीज़ आपने अपनाई हो, एक्वायर की हो, वो आप नहीं कर सकते। ठीक। अच्छा, दो चीज़ें हैं, अडॉप्ट ADOPT और एक लफ्ज़ है ADAPT, तो आपने इनमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। इनकी डिक्शनरी से देखें, इनके अलग मतलब है, ठीक। अडॉप्ट का मतलब है किसी चीज़ को अपनाना, एक्वायर करना, और अडेप्ट का मतलब है किसी जगह पे रहने के लिए बेहतर तैयार होना, तो उसे हम अडेप्ट कहते हैं, अडेप्टेबिलिटी। अच्छा, यहाँ पे फिर एक्सपेरिमेंटेशन की मैंने आपसे बात कर ली, और फिर मॉलिक्यूलर डाटा जो है आपका, यानी कि जेनेटिक डाटा जो है, आपकी डीएनए, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, ये भी इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते कि ये एक्वायर्ड चीज़ें जो आप अपनाएं ये आगे जा सकती हैं किसी ऑर्गन का। जैसे मैं हाथ का काम ज़्यादा करती हूँ, सिलाई बहुत ज़्यादा करती हूँ, तो मेरे हाथ के मसल्स अगर स्ट्रॉन्ग हैं तो मेरी अगली नस्ल में भी स्ट्रॉन्ग होंगी। नहीं, ये एक्वायर्ड चीज़ें ट्रांसफ़र नहीं होती, सिर्फ जेनेटिक चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं। तो यहाँ पे ये हमने लेमार्किज्म की सारी डिस्कशन कर ली। लेकिन हाँ, ये एक बात है कि लेमार्क जो था वो फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने लिंक किया अडेप्टेशन को इन्वायरमेंट के साथ। इसने क्या किया था कि अडेप्टेशन, बेहतर रहने की तरीके को इन्वायरमेंट के साथ। अब हम आगे देखेंगे कि बाकी जो साइंटिस्ट थे उन्होंने भी ये किया, लेकिन उन्होंने ये इन्वायरमेंट और अडेप्टेशन को लिंक तो किया, मगर उन्होंने ये नहीं कहा कि ये इनहेरिट होती है। इसकी क्या रीज़न थे, उन्होंने कुछ और रीजंस थी, जैसे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, नेचुरल सिलेक्शन। जब हम डार्विनिज्म पढ़ेंगे तो उसमें भी आपके इन्वायरमेंट में जो बेटर अडेप्ट कर सकता है, जो अच्छी तरह खुद को रख सकता है, वही जानवर, वही ऑर्गेनिज्म उस इन्वायरमेंट में रहेगा, बाकी नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे हमारी लेमार्किज्म की डिस्कशन ख़त्म हुई। हमने लेमार्क के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसका बैकग्राउंड पढ़ा, वो करता क्या था। फिर हमने देखा कि उसने क्या आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट किया था, उसने जो अपना एक्सप्लेनेशन क्या एग्जाम्पल्स दी थी, फिर उसने अपनी एक्सप्लेनेशन में उसको किस तरह से एक्सप्लेन किया था, उसकी थ्योरी का नाम क्या था, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स क्या होता है, क्या साइंटिफिक डेटा उसको सपोर्ट करता है या नहीं करता। तो ये सारी डिस्कशन हमने इस लेक्चर में की। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। इसके बाद आई थिंक 2 या 3 लेक्चर्स और होंगे और एवोल्यूशन का चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।